नेतानगरी में बात होगी तमिलनाडु की राजनीति की। बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा उठाई गई आपत्तियों की। ये आपत्ति त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर है। इल्ज़ाम है कि नई शिक्षा नीति के दम पर थोपी जा रही है हिंदी, और तमिलनाडु और खासकर तमिलनाडु की द्रविड़ पॉलिटिक्स का हिंदी के साथ एक लंबा विरोध रहा है, जो कि सिर्फ भाषा का विरोध नहीं है, वो उत्तर भारत की हेजेमनी के तौर पर, प्रभुताई के तौर पर देखा और व्याख्यायित किया जाता है। जो दोस्त द्रविड़ पार्टियों के शुरुआती दौर के आंदोलन से परिचित हैं, वो इसके बीज जस्टिस पार्टी के मूवमेंट में भी देखते हैं। वो उसको ब्राह्मणवाद के खिलाफ, संस्कृतवाद के खिलाफ भी बताते हैं। एक लंबी परंपरा रही है। 50 और 60 का वो दशक भी है जब तमिल माता के अपमान को दिखाने के लिए झांकियां निकाली जाती थी, जिसमें वो बेड़ियों में जकड़ी होती थी, और ये संदेश दिया जाता था द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के द्वारा एमजीआर और एमजीआर के साथ करुणानिधि और इन दोनों के भी गुरु अन्नादुरई और उनके भी गुरु पेरियार के द्वारा कि हिंदी के नाम पर तमिल हितों की अनदेखी हो रही है और भाषा उसका एक जरिया बना। इस लैंग्वेज पॉलिटिक्स की थोड़ा सा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप बता सकें सर। जी बता सकते हैं आपको। ये शुरू हुआ 1937 में, जब यहाँ पे राजा जी की सरकार थी, राजा श्री राजगोपालाचारी की सरकार जब थी जी, तब उन्होंने ये नियम लगाया कि हिंदुस्तानी पढ़ाया जाएगा, हमारे पाठशालाओं में हिंदुस्तानी पढ़ाया जाएगा। तो उस समय जस्टिस पार्टी, जो कि द्राविडर कलम का पेरेंट पार्टी बोलते हैं, उसका पितृत्व पार्टी, तो जस्टिस पार्टी ने उसका बहुत विरोध किया, क्योंकि उन्होंने बोला हिंदुस्तानी आप हमारे बच्चों को तोप नहीं सकते, ये तोपना को हम नहीं मानेंगे किसी भी रूप में। तो 1938-39 में बहुत बड़ा यहाँ पे विरोध हुआ, ये हिंदुस्तानी थोपने के विरुद्ध। तो उस समय क्या हुआ था, दो युवक थे, उनका नाम है तालमुत्तु और नटराजन। ये दो युवक का कैद किया गया, और कैद के बाद उनको उनकी जो हेल्थ कंडीशन था वो खराब हो गया और वो दोनों मर गए। तो ये दोनों बन गए हमारे लैंग्वेज मार्टिर्स, सबसे पहले लैंग्वेज मार्टिर्स बन गए तालमुत्तु और नटराजन। तो ये इसके बाद, इनके जब देहांत के बाद राजा जी ने ये हिंदुस्तानी तोपने की बात को छोड़ दिया, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 साल बाद में उस ऑर्डर को वापस ले लिया। राजा जी तो अपने पद से इस्तीफा भी दे दिए। तो इसके बाद आपको जाना है 1965। उस समय बहुत बड़ा एंटी हिंदी इंपोजिशन एजिटेशन, ये बात जरा ध्यान से सुनिए, ये एंटी हिंदी नहीं है, हिंदी के खिलाफ नहीं है, हिंदी के तोपने के खिलाफ है। तो बहुत भारी एजिटेशन यहाँ पे हुआ था 1965 में, क्योंकि उस समय ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को रोल आउट करना था, यानी कि जो सरकारी भाषा थी उसे सिर्फ हिंदी में, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिर्फ हिंदी में ही हम करेंगे, सारे देश में करके प्रयत्न हुआ था। जो संविधान में पहले से हुआ था, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसका रोल आउट किया था। तो उस एजिटेशन के बाद उन्होंने ये मान लिया कि हिंदी हम इंपोज नहीं करेंगे, और उसके पहले ही 1965 के पहले ही हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने एक गारंटी दिया था, वो था कि जब तक सारे देश में लोग अपने आप हिंदी न सीखेंगे, तब तक हम हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते ही रहेंगे। ये था नेहरू जी का वो गारंटी वहां पे। फिर 1968 में, जब 1967 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट एक्ट एक पार्लियामेंट में आया था, उस अमेंडमेंट एक्ट के साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन पे ही पास किया गया। वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन था, उसमें कहा गया कि सारे देश में हिंदी पढ़ाया जाएगा, कंपल्सरीली हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा था, जहां जो प्रदेश में, जो राज्यों में हिंदी प्रधान रूप से बोली जाती है, वहां पे बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, पाठशाला में, हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा। प्रधान रूप से उन्होंने क्या किया, ये भारतीय भाषा होगा, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली एक भाषा को वो पढ़ेंगे करके। और जो हिंदी न बोली जाने वाले प्रदेश है दक्षिण भारत में, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, ऐसे रीजन्स में उन्होंने कहा कि 3 भाषा होगी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उसमें होगा अंग्रेजी पढ़ना है, मातृभाषा पढ़ेंगे, और हिंदी पढ़ना है, हिंदी सीखना है। तो इसका विरोध हुआ। उस समय
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे अन्नादुराई, जो कि डीएमके के फाउंडर थे और पहला नॉन राष्ट्रीय पार्टी यानी कि जो कांग्रेस के बिना जो सरकार बनी थी तमिलनाडु में, वो उनका था। तो डीएमके के फाउंडर अन्नादुराई ने उन्होंने विधानसभा में एक संकल्प किया, रेजोल्यूशन पास किया कि हम ये जो 3 भाषा की जो पॉलिसी है उसको अभी रिजेक्ट कर रहे हैं, अभी फेंक देते हैं हम इसको, और इसके बजाय हम लेकर आएंगे 2 लैंग्वेज पॉलिसी। 2 लैंग्वेजेस पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, 2 भाषा पाठशाला में, और वो भाषा है अंग्रेजी और तमिल। तो सिर्फ यही है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी में यहाँ पे तमिलनाडु में। 2 लैंग्वेज पॉलिसी 1968 से चालू है और बहुत सक्सेसफुल रूप से, बहुत सफलतापूर्वक से ये यहाँ पे चालू है। और इसके बाद 1976 में एक आया था ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। तो इस रूल्स में आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, उस समय भारत की सरकार जो है ये जब नियम लेकर आए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स करके, उसमें उन्होंने लिख दिया कि ये जो नियम है सारे भारत में इसका प्रयोग होगा, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं होगा। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ तमिलनाडु, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बाकी सारे जो प्रदेश है वहां पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स करके आएगा करके बोला था इन्होंने। तो इसी का विरुद्ध होता ही रहा, ये पॉलिसी 2 लैंग्वेज पॉलिसी बढ़ता गया है यहाँ पे। और जब नवोदय विद्यालय राजीव गांधी ने शुरू करने का प्रयत्न किया तब भी उसका भी विरोध हुआ, क्योंकि नवोदय विद्यालय में हिंदी कंपलसरी था, तो इसलिए उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था यहाँ की सरकार ने। तो ऐसे बढ़ता गया, और जब ये जो एनईपी जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नियम जो अभी आया है, इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी में पहले कस्तूररंगन कमेटी में लिखा था कि ये हिंदी पढ़ना जरूरी पड़ेगा, उसका भी विरोध हुआ। और उसका विरोध आपको जरा ध्यान से देखना है, उसका विरोध किया उस समय अन्ना द्रमुक सरकार, एआईएडीएमके की सरकार, जो कि बीजेपी से गठबंधन में थे उस समय। उन्होंने बोल दिया कि तमिलनाडु में हम सिर्फ 2 ही भाषा सीखेंगे, 2 लैंग्वेज पॉलिसी का हम उसी का फॉलो करेंगे, और 3 भाषाएं खास करके हिंदी को हम थोपने में हमें मंजूर नहीं है करके। तो इसलिए हिंदी निकाल दिया गया। और अभी क्या हुआ है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी में क्या बोला गया है, बोले कि 3 भाषा सीखना मंजूर है, यानी कंपलसरी है, जरूरी है, लेकिन वो हिंदी नहीं है। तो तीसरा लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं चाहिए। हिंदी के बजाय वो कोई भी भारतीय बोली आप सिखा सकते हैं, यानी कि तमिलनाडु में आप कन्नड़ा सिखा सकते हैं, मलयालम सिखा सकते हैं, या मराठी सिखा सकते हैं, या हिंदी सिखा रहा है तो वो भी सिखा सकते हैं, ऐसा ऑप्शनल कर दिया। लेकिन इसका भी तमिलनाडु ने विरोध किया, इसका ही नहीं, पूरा वो जो एनईपी जो है उसका ही विरोध किया। और तमिलनाडु में स्टालिन का सरकार जो 2021 में यहाँ पे आया था, स्टालिन का सरकार, उन्होंने बोल दिया कि हम ये राष्ट्रीय शिक्षा नियम को नहीं मानेंगे, हमारा अलग से राज्य शिक्षा नियम करके बनाएंगे करके उसका एक कमेटी बनाया, और कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दिया है। अभी सरकार उसको आलोचना कर रही है, उसमें कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नियम के बजाय राज्य शिक्षा नियम कैसे लेकर आया करके ये हो रहा है। तो इस बैकग्राउंड में जो ये सब चल रहा था, तो अभी क्या हुआ, अभी केंद्र सरकार ने कह दिया कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा में वो निधि आना चाहिए, फंड्स आना चाहिए इनको। तो उन्होंने कह दिया कि अभी आना है 2152 करोड़ आना है तमिलनाडु को समग्र शिक्षा में। लेकिन केंद्र सरकार, खास करके धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि वहां पे शिक्षा मंत्री है राष्ट्र में, तो उन्होंने कह दिया कि ये हम तभी ये पैसा देंगे जब तमिलनाडु एनईपी को अडॉप्ट करता है, और जब पीएम श्री स्कूल में एमओयू साइन करते हैं कि हम 3 भाषा को पढ़ाएंगे हमारे बच्चों के लिए। तो इसका विरोध अभी चल रहा है, और इसी में अभी ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध बहुत खास करके तमिलनाडु में हो रहा है। ये है आपका पूरा बैकग्राउंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, उसके बाद आई कम टू अक्षिता, राहुल एंड अदर पैनलिस्ट। जब हम अगल बगल के राज्य देखते हैं, जैसे केरल है या कर्नाटका है, अपनी भाषाओं को लेकर, अपनी मातृभाषाओं को लेकर आग्रह तो यहाँ है, लेकिन वो हिंदी के वर्सेस में नहीं है। ऐसा क्या है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अलग कि नेहरू को भी अलग प्रोविजन करना पड़ा, राजीव गांधी को भी अलग प्रोविजन करना पड़ा, और नरेंद्र मोदी को भी अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है? मतलब वाई, एक है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ तमिल लैंग्वेज, एक है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ तमिल लैंग्वेज, हेंस वी विल नेवर लर्न हिंदी।
तो ये जो वर्सेस वाला बाइनरी है ये मैं समझना चाह रहा हूं क्या, और या अब ये ऐसा हो गया, इज इट लाइक राइडिंग अ टाइगर की वो द्रविड़ आइडेंटिटी के साथ इस कदर जुड़ गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी हाँ ठीक है मन है तो सीख लो, नहीं मन है तो मत सीखो, तो उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है वो रेजिस्टेंस का हिस्टोरिकली। सिंपल का ही बात नहीं है ये, आप देखिए कि एक तो है भाषा पे गर्व, जो तमिल भाषा है उसके ऊपर गर्व है, लेकिन दूसरे ये जो बोल रहे हैं ये यहाँ पे आर्यन द्रविडियन का जो यहाँ पे पहले से राजनीति चल रही है वो तो एक है आर्यन द्रविडियन, तो ये लोग ऐसे देखते हैं जो उत्तर भारत के लोग हैं उन्हें आर्यन माना जाता है, तो ये द्रविडियन मूवमेंट यानी कि आप इसको अलग देखा जाता है, द्रविडियन रीजन करके अलग सब देखा जाता है, तो ये एक बात हो गई। ऊपर से उनका यही बोलना है कि हमारा हिंदी से लेना देना कुछ भी नहीं है, और पहले आप हिंदी लेकर आएंगे और हिंदी के बाद संस्कृत लेकर आएंगे, तो संस्कृत का एंट्री का आप हिंदी से शुरू कर रहे हैं करके यहाँ का मानना है। तो यही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जहां मंदिर में पूजा करना है वो भी यहाँ पे सरकार बोल रही है कि आप तमिल में पूजा कीजिए, जो देवता है उसका पूजा करना है तो तमिल में कीजिए, आप संस्कृत में मत कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि हिंदी एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा कि आप पिछले बाद में आप संस्कृत को यहाँ पे जाके तोपेंगे यहाँ पे, तो ये है। और ऊपर से यहाँ पे बोल रहे हैं आपने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो नियम जो सारे भारत में 1968 से चल रहा है उसमें क्या हुआ। अभी कल यहाँ पे स्टालिन ने बोला कि हिंदी के वजह से बिहार में बोले जाने वाले बोलियां, उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियां सब गायब हो चुके हैं। प्रधान रूप से वहां पे वो बोली में कोई बातचीत नहीं करते हैं, अभी हिंदी ही प्रधान रूप से वहां पे आ गया है। तो ऐसे भाषा हम वो ऐसे है कि हमारा कलाचार और तमिल भाषा आप हिंदी थोपेंगे तो वो यहाँ पे भाषा पे उसका असर बहुत बुरी तरह से पड़ेगा, तो इसलिए कर रहे हैं इसका खिलाफ। और बोल रहे हैं कि हम क्यों सीखे एक तीसरी भाषा, जबकि सारे दुनिया में हमें बातचीत करने के लिए, हमें वहां पे बिजनेस करने के लिए, सबके लिए इंग्लिश लिंक लैंग्वेज बन चुका है। और इसी इंग्लिश के हिसाब से आज यहाँ पे विकास भी पड़ा हुआ है। तमिलनाडु में बहुत सारे विकास देखे हैं आपने, चाहे वो औद्योगिक रूप में देखे या इकोनॉमिक रूप में देखे, सब में विकास तो पड़ा है। अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज बन चुका है, तमिल हमारी बोली है, हमारी मातृभाषा है, तो ये दोनों ही रहना है। तो इसमें से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, यही है। क्योंकि आज आप देखेंगे तो जो नया पॉलिटिकल पार्टी में है, जो विजय का तमिलनाडु विक्ट्री कड़गम करके जो एक्टर विजय का पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे शुरू हुआ है, वो भी बोल रहे हैं कि हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे। तो सब पार्टीज उसी को मानते हैं कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज का पॉलिसी होना चाहिए, 3 लैंग्वेज का नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी अभी 3 भाषाओं के प्रधान रूप से वो सामने रख रहा है। सर ने जो जिक्र किया अपने रिस्पॉन्स में कि विजय की पार्टी, क्या उनके लिए मणिकर यूज करते हैं शुरू में? इलैया तलपति विजय। इलैया थलपति विजय। इलैया तलपति विजय। इसका क्या हुआ लूजली इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन? यंग किंग, you can say young Thalapathy is king? Yeah, Ilayya Thalapathy Vijay. So young leader of the, yeah, young मतलब superstar of the young वैसा। So ये इलैया वो इलैया राजा वाला इलैया है? No, इलैया राजा उनका नाम है। हाँ, यहाँ पे टाइटल है। हाँ हाँ हाँ, इलैया तलपति विजय। इलैया is young. Yes. And Thalapathy तो is, तो मतलब so how is Thalapathy different from Dalpati? तलैवा you're thinking of. मतलब थलपति इज लाइक कमांडर। वर्जन है, तलैवर एक वर्जन है, तलपति एक वर्जन है, तल एक वर्जन है। तो ये इट्स ऑल डिफरेंट फॉर द सेम मीनिंग ऑफ किंग। और ये किसके किसके नाम है? सो तलपति विजय, विजय के लिए है, तलैवा फॉर रजनी, तलय फॉर अजित। ये अच्छा, वो जो गाना है ऑल द रजनी फैंस थलाइवा फिर बोलते हैं, वो तो आपके हाँ हिंदी वाला गाना जो है जिसमें हम अपेरेंटली नूडल्स और कर्ड खाते हैं एक साथ। अरे वो तो ग्रॉस स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब पर वो स्टीरियोटाइप दूर हो इसके लिए जरूरी है कि हम अलग अलग भाषाओं में उनके बारे में बात करें। हाँ। इवन टू डिबंक दोज मिथ्स वी नीड टू टॉक। वैसे तो स्टीरियोटाइप तमिलनाडु में भी है अबाउट हिंदी पीपल, जैसे बोलते हैं पानीपुरी वाला। वो क्या है स्टीरियोटाइप? पानीपुरी वाला तो पानीपुरी तो लेकिन बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी तो है लेकिन स्टीरियोटाइप है ना। हम तो कभी नहीं बोले कि कर्ड अच्छा नहीं है, बट नूडल्स एंड कर्ड ऑब्वियसली वो तो बकवास है। वही मतलब सो देयर इज अ स्टीरियोटाइप फॉर नॉर्थ इंडिया आल्सो कि पानीपुरी वाला वही बोलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में है इडली डोसा वाला, वो वाला है। हाँ, जैसे इडली डोसा बोलते हैं यहाँ पे वैसे। पर इतनी अच्छी इडली मिल भी नहीं पाती है उत्तर भारत में, बैटर ही दुरुस्त नहीं होता है। पानीपुरी वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है तो फिर वैसे तो पानीपुरी अभी तमिलनाडु में बहुत फेमस है, हर गांव में मिलता है।
गांव-गांव में पानी पूरी, गांव में मिलता है। इतना बड़ा हिट है कि हर शाम एक स्टॉल होगा और इतना भीड़ होगा पानी पूरी के स्टॉल में। तो देखो प्लूरलिटी, एग्जैक्टली, डिविजन तो होगा लैंग्वेज पे। बोलते हैं कि हम हिंदी जानते नहीं, ऐसे मतलब बोलते हैं कि पानी पूरी वाला, लेकिन पानी पूरी अच्छा लगता है। अच्छा, फूड यूनाइट्स। जी, जरा आप और राहुल जी, पहले राहुल जी का रिस्पॉन्स लेते हैं। ये बताइए, ये वहां पे जाके प्रशांत किशोर अगेन कन्वेंशनल सेंस में पानी पूरी वाला लैंड से पहुंचा हुआ एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट बिहार से, और वो उनको हेल्प कर रहे हैं। अभी हमें पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या दिख रही है? स्टालिन एक वो ले रहे हैं, अन्नामलाई अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, विजय अपनी पॉलिटिक्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लेटली हमने देखा है कि बहुत अगर सक्सेस मिली भी है एक्टर टर्न पॉलिटिशियंस को, जैसे कैप्टन विजयकांत, तो वो बहुत लिमिटेड सक्सेस है। और कमल हासन और रजनीकांत तो उम्मीद जगा के और उसके बाद वो समर्थकों ने कहा कि इससे अच्छा था कि वो पूरी तरह से एक्टिंग में ही बने रहते, और अब ये विजय आए हैं। राहुल साहब, ये क्या है पॉलिटिकल पोजीशनिंग, क्या कैलकुलेशन है, क्या समीकरण है? देखिए, विजय की एंट्री बहुत अच्छी थी, है ना, लेकिन विजय जो है पब्लिक के साथ अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। जैसे अगर आप तमिल और हिंदी वाला मसला ले लें तो एक बीच में स्टेटमेंट आ जाता है, या फिर किसी भी ऐसे विषय में वो स्टैंड नहीं कर पा रहे अभी तक। और दूसरी बात यह है, विजय एक सुपरस्टार है, तो जहां पर भी जाते हैं लाखों करोड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन भीड़ के आगे जब आप बात करते हैं कि क्या एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है तमिलनाडु को, जिस तरह से अगर आप देखें उत्तर भारत में आम आदमी पार्टी आई थी, जब आम आदमी पार्टी आई थी तो वो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा एक टीम ऑफ लीडरशिप था, जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ और कई सारे नेता थे जिन्होंने कहा कि ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। अब यहां पर अगर आप देखें, विजय के अलावा और कोई बड़े नाम अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी इट्स अ वेरी यंग पॉलिटिकल पार्टी। अभी से ये कहना कि नेक्स्ट इलेक्शन में विजय एक बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे या फिर एक बहुत बड़ा ऑप्शन वाला रोल प्ले करेंगे, तो अभी तक नहीं है। बिकॉज विजय अभी से ही एक कोएलिशन, एक मल्टी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी सिंगल हैंडेडली शायद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उतरने के लिए तैयार अभी भी नहीं है। दिस इज व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज। तमिलनाडु के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, आप जब बाहर जब आप एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहां पर क्यों आपने सिर्फ 5 सब्जेक्ट का एजुकेशन सिस्टम रखा है? वहां पर भी तो मदर टंग है, वहां पर भी तो और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो सिर्फ तमिलनाडु के ऊपर क्यों आप एक और लैंग्वेज करके वहां के बच्चों को और बर्डन में डालने की कोशिश कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी जब सर बात कर रहे थे तब उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में और 3 लैंग्वेजेस हैं, मैथिली है, भोजपुरी है और मगही है। तो उन लैंग्वेजेस के ऊपर क्यों नहीं बात होती है, सिर्फ हिंदी के ऊपर क्यों बात होती है? अगर वहाँ की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन वहाँ की तकरीबन 5-6 करोड़ लोग हैं और 5-6 करोड़ लोग बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो तमिलनाडु के ऊपर ही क्यों एक और लैंग्वेज का प्रेशर है, चाहे वो हिंदी ना हो, कोई और लैंग्वेज हो? तो ये जो नया एजुकेशन जो सिस्टम आया है, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सिर्फ प्राइड को नहीं लेके करता है, बल्कि आप ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर थोपे ना। और यही चाहे शायद स्टैंड रहेगा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु में, एक्सेप्ट बीजेपी। लेकिन बीजेपी भी कई बारी, जैसे अगर आप कहें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तमिलनाडु आते हैं तो उनकी जो भाषण है, भाषण की शुरुआत शायद वो तमिल से करने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी पता है कि तमिलनाडु के लोग बहुत कनेक्टेड हैं अपनी लैंग्वेज को लेके और बहुत प्राइड फील करते हैं। तो जब तक आप उनसे वो कनेक्शन नहीं बैठाएंगे, तब तक आपका यहाँ पे कुछ भी होने नहीं वाला है। इट गोज विद ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टी। इंटरेस्टिंग। अक्षिता, हाउ डू यू लुक एट दिस पॉलिटिकल पोजीशनिंग विद वन कैवेट? जो यंगस्टर्स हैं जिनके मल्टी सिटी एक्सपोजर हैं या मल्टी कंट्री एक्सपोजर हैं, जैसे कि आप, है ना, सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप नॉर्थ इंडिया में भी पॉलिटिक्स कवर करते हो, साउथ में भी, और हम सबको
सबसे ज़्यादा हेल्प 2 लैंग्वेजेस करती हैं, वो है हिंदी एंड अंग्रेज़ी, है ना। आप जम्मू कश्मीर में जाओगे किसी विलेज में तो आप टूटी फूटी हिंदी उनको समझ में आ जाएगी, बेसिक अप टिल बंगाल। तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में काम चलाओ हिंदी से थोड़ा बहुत काम चलता है। सो हाउ डू यू लुक एट दिस पॉलिटिकल पोजिशनिंग? एक प्राइड एंड आइडेंटिटी की बात है, एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट, पर इस तरह की राजनीतिक जिद एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेटर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ फिट बैठती है? क्योंकि अगर कोई चेन्नई के कॉलेज से ग्रेजुएट की हुई लड़की एक नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रही है, तो उसका एक रीज़न ये है कि शी कम्स फ्रॉम द तमिल सेंसिबिलिटी, शी नोज हर मदर टंग, शी नोज इंग्लिश विच इज़ अ कनेक्टिंग लैंग्वेज, एंड शी नोज हिंदी एज वेल। तो तभी तो वो हो पा रहा है कि चेन्नई में पढ़ी एक लड़की झारखंड या यूपी में जाकर भी रिपोर्टिंग कर पा रही है। तो ये तो एक एडिशनल एसेट है ना। 100%। तो वो जो कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन है कि हिंदी आएगी, फिर संस्कृत आएगी, फिर ब्राह्मणिकल ऑर्डर आएगा, ये डू यू थिंक दिस पॉलिटिकल बाइनरी नीड्स टू बी चेंज? देयर हैज टू बी मोर कम्युनिकेशन एंड अर्ज तो ये होना चाहिए त्रिभाषा फॉर्मूले में कि साहब आप 4 लैंग्वेज पूल बना दो कि जो उत्तर वाले हैं वो दक्षिण की एक भाषा सीखें। ये समझ में आता है तो देन आई कैन पिक, अच्छा यार मैं तेलुगु सीख सकता हूँ, मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है तो मैं कन्नड़ा सीख सकता हूँ, वो एक आप चॉइस दो, थोड़ा सा माहौल बिल्ड हो। और नवोदय स्कूलों की बात कर रहे हैं या सेंट्रल स्कूलों की, एक एक्सचेंज प्रोग्राम हो जिसमें से कानपुर का लड़का कोची में जाके या दूसरे शहरों में जाके, केरल के, तमिलनाडु के शहरों में जाके पढ़ाई करे 6 महीने 1 साल और फिर वो वापस आए। और इस तरह के प्रयोग नवोदय में और होते भी हैं, उस एक स्कूल में और भी बड़े स्केल पर हो, ताकि वो भाई मी एंड यू टॉक, यू टोल्ड मी समथिंग कि अच्छा विजय को ये बोलते हैं, उनको ये बोलते हैं, तो मेरी नॉलेज बढ़ी ही ना। हाउ डू लुक एट इट? नहीं, आई फील डेफिनेटली कि अगर एक एडिशनल लैंग्वेज आप लर्न करते हो तो ऑब्वियसली मोर अपॉर्चुनिटीज मिलता है। जैसे मैं चेन्नई में पढ़ी थी, लेकिन मैंने एक्चुअली इन माई कोर्स आई स्टडीड हिंदी नॉट तमिल, क्योंकि 2 लैंग्वेज पॉलिसी है। तो इंग्लिश के साथ यू हैव अ चॉइस कि दूसरा लैंग्वेज कौन सा होगा, हिंदी होगा या तमिल। मैंने हिंदी चुन लिया, लेकिन ये भी है कि हमारे स्कूलिंग में तमिल, अरवियल तमिल बोलकर कंपलसरी था, जो साइंटिफिक तमिल है, तो उसकी वजह से मैंने तमिल भी सीख लिया। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि उसकी वजह से, क्योंकि मैंने 10 साल में जितने भी हिंदी मैंने सीख ली था, ऑब्वियसली तमिलनाडु में था, सो ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट ऑफ हिंदी, पर जितना हिंदी मैंने सीख लिया उसकी वजह से मैं अभी दिल्ली में, नोएडा में मैनेज कर पाऊंगी। उसकी वजह से आई एम एबल टू गो आउट, आई एम एबल टू रिपोर्ट, डू माई जॉब, और उसकी वजह से मेरे को पता है कि अपॉर्चुनिटीज मिली हों। लेकिन अगर ये एनईपी के बारे में और ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जो पॉलिटिक्स है वो इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ एस्केप रूट नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ हमको हिंदी इम्पोजिशन नहीं चाहिए, आप दूसरा लैंग्वेज के लिए प्रोविजन कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप एक अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकते हो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कि हमको तेलुगु टीचर्स दे दीजिए, हम आपको तमिल टीचर्स देंगे। या फिर बिहार के साथ करो कि हम तमिल बिहार स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, ताकि तमिल के अवेयरनेस ज़्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली देयर आर एस्केप रूट्स फ्रॉम दिस 3 लैंग्वेज पॉलिसी, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ऑब्वियसली उसके पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सूट करते हैं। और इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में, चेन्नई में बहुत इमोटिव इश्यू है। अगर मेरे से भी आप पूछोगे कि इम्पोजिशन ठीक है, मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं। जब मैं चेन्नई में हूँ, जब लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम हिंदी बात करते हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ। लेकिन अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे आकर, और मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कन्याकुमारी में जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, एक हिंदी रिपोर्टर था, दिल्ली से आए थे, जो मजाक उड़ा रहा था लोकल्स के, बोल रहा था कि अरे उस दिन मैं चाय वाला को गए थे और बोल रहे थे कि भैया चाय दे दो, और बोल रहा है हिंदी, ये क्या, कैसे जगह है ये भारत ही है ना, क्या हो रहा है। तो मैं ये खुशफहमी क्यों थी कि भारत होने का मतलब हिंदी होना जरूरी है? एग्जैक्टली। तो यही भारतीय उतनी तमिल भी भारतीय है। वही मैं बोल रही हूँ कि ये स्टीरियोटाइप या क्या है पता नहीं, लेकिन एक सेंस है तमिलनाडु में कि लोगों को लगता है क्योंकि हम हिंदी नहीं बात करते हैं तो फिर हम भारत के, मतलब वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर। और जो रिपोर्टर मेरे से बात कर रहा था, पता नहीं था कि मैं चेन्नई से थी, तो ऐसे बोल रहा था। और ऑब्वियसली यू आर स्ट्रेंथनिंग दैट माइंडसेट, यू आर कंफर्मिंग दैट माइंडसेट। तो मतलब मैं बहुत गुस्से हो गया और बोल दिया कि आप रशिया जाकर हिंदी में बात करते हो क्या, और ये वो मैंने बोल दिया। तो
दिस इज द रूट ऑफ द सेंटिमेंट, और काफी इमोटिव इश्यू है। आज भी अगर यंगस्टर से बात करते हैं, यही लोग हैं जो हिंदी गाना सुनते हैं, जो हिंदी फिल्म्स देखते हैं, लेकिन अगर आप उसके पास जाते हो और बोलते हो देखो हिंदी में बात करो, बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इम्पोजिशन एंड ऑन देयर ओन, ये दो अलग अलग चीजें। पॉलिटिक्स से शुरू हुआ था और फिर इम्पोजिशन का ये वर्ड आ गया, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उसकी वजह से एक सर्टेन नैरेटिव है अगेंस्ट द लैंग्वेज व्हिच इज अनफॉर्चुनेट एंड बैड। पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी में सुरेश साहब, ये तो मैंडेटरी नहीं कि आपको हिंदी ही सीखनी पड़ेगी, आप कन्नड़ा सीख लो। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं साहब इसके बहाने हिंदी थोपी जा रही है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि देखो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, आपके हिंदी टीचर्स डाल देंगे और हिंदी ही मतलब उसके लिए ही प्रोविजन देंगे, रिसोर्सेज देंगे, तो इसलिए हिंदी ही होगा। वो तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रहे हैं। But that is not written in the NEP draft कि हिंदी के ही मिले। होगा जैसे और क्या होगा, यही होगा। तमिल, तेलुगु, तो बांग्ला, मराठी। जब मैंने डीएमके से बात किया और बोल दिया कि देखो ये क्यों नहीं करते हो, जो मैं बोल रही थी कि तेलंगाना गवर्नमेंट से आप टाई अप कर लो, हम टीचर्स भेजेंगे, तुम टीचर्स भेज लो, तेलुगु सिखाएंगे और आपको हिंदी तमिल सिखाएंगे। बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, क्या प्रोविजंस है, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, ये लोग तो हिंदी टीचर्स ही भेज देंगे, तो इसलिए हिंदी सिखाएंगे। तो ये सब पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सोल्यूशन एस्केप रूट नहीं है। ओके सुरेश साहब, ये वो भी एक पुरानी पॉलिटिकल टेक है क्या कि जिसमें पहले कांग्रेस को राजा जी के समय से कस्टोडियन ऑफ दीज ब्राह्मणिकल संस्कृताइज्ड वैल्यूज माना जाता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली माना जाता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉर्थ इंडियन माना जाता था, और पूरी इंपोजिशन वाली नैरेटिव बिल्ड हुई, और वही चीज़ अब बीजेपी के ऊपर थोपी जा रही है क्योंकि बीजेपी बहुत लगातार एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। न्यूमेरिकली वो अभी सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन they are constant opposition and they are trying to grow their might, their strength. सुरेश सर, बीजेपी को पहले राजा जी की बात सही से समझ आ रहा था, क्योंकि वो राजा जी जिन्होंने 1938 में हिंदुस्तानी पढ़ाने का बहुत कोशिश किया, प्रयत्न किया और कंपलसरी थोपने का कोशिश किया, वही राजा जी 1968 में उन्होंने एक स्लोगन दिया। वो स्लोगन था इंग्लिश एवर, हिंदी नेवर, यानी कि कभी भी हिंदी नहीं, अंग्रेजी हमेशा चलेगी। वही राजा जी 1968 में 1 घंटा उन्होंने भाषण दिया कि किसी भी तरह यहाँ पे हिंदी तोपने को आप युवक किसी तरह से मत मानिए, इसका विरोध कीजिए करके वही राजा जी किया, क्योंकि वो राजा जी समझ गए कि तमिलनाडु में आप किसी भी भाषा को थोप नहीं सकते, यहाँ पे इनका वैल्यूज है। और वो मेरे हिसाब से सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, किसी भी राज्य में एक तीसरी भाषा की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। उसका उदाहरण भी देता हूं मैं। अभी आप ये बात छोड़िए कि जैसे अक्षिता है, एमओपी वैष्णव कॉलेज में पढ़ी थी और वहां पे आ गए, और वो यदि हिंदी नहीं मालूम होता तो क्या करेंगे दिल्ली में। हमारे तमिलनाडु से ऐसे बहुत जिला है, जैसे वेलूर है, जहां पे सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध यहाँ पे हुआ था वेलूर में, तो वेलूर है, मदुरई है, शिवगंगा है, यहाँ सबसे आप देखेंगे तो जो 10वीं क्लास पास हुए थे, और 1960s पे तो 10वीं क्लास फेल जो भी हुए थे, वो युवक भी सेना में भर्ती होते हैं, और सेना में जब भर्ती होते हैं उनको सिर्फ तमिल मालूम है, अंग्रेजी भी नहीं मालूम, क्योंकि वो 10वीं क्लास फेल हो चुके हैं। 10वीं क्लास पास भी हो तो अंग्रेजी कहां से आएगी आपको। लेकिन ये 6 महीने जाते हैं वहां पे ट्रेनिंग के लिए, कहीं असम चले जाते हैं, नागालैंड चले जाते हैं, और वापस जब रेजिमेंट में जब छुट्टी में आते हैं यहाँ पे हिंदी सफलता से बोलते हैं। और ये एक राज्य है जहां पे 1968 में यही नहीं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध हुआ, यहाँ पे यहां तक हुआ कि अन्नादुरई ने एनसीसी को डिसबैंड कर दिया। तमिलनाडु में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो है उसका डिसबैंड कर दिया, क्योंकि वो जो कमांड दिया जाता है कैडेट्स को, दाएं मुठ पीछे मुठ, लेफ्ट राइट में बोलते हैं दाया बाया, तो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये कमांड भी आपको अंग्रेजी में देना है। तो पहले भारत सरकार ने नहीं माना, डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय भी नहीं माना, लेकिन 1 साल बाद वो मान गए कि तमिलनाडु में जो एनसीसी कैंप्स है वहां पे अंग्रेजी में कमांड दिया जाएगा, लेफ्ट राइट और अबाउट टर्न। तो वहां पे सिर्फ शब्द थे, 10-15 शब्द का प्रयोग कर रहे थे हिंदी में, उसको भी उन्होंने अंग्रेजी में बदल दिया। और उसका रेसिप्रोसिटी यही हुआ कि यहां से जब दिल्ली जाएंगे तमिलनाडु वाले एनसीसी कैडेट, वहां पे तो हिंदी का ही प्रयोग होगा। तो ऐसा है, जब हमें मजबूरी है तब हम भाषा सीख लेंगे, मजबूरी के बिना जैसे अभी आप तमिलनाडु आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे तो खास कर आप पेट्रोल पंप चले जाइए,
या तो नाई के दुकान पे चले जाइए या चाय के दुकान पे चले जाइए, चेन्नई में नहीं कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, अभी आपको वही मजदूर मिलेंगे जो हिंदी प्रधान रूप से बोलते हैं। अब ये मजदूर जो है, इन्होंने भी तमिल नहीं सीखा था बिहार में या यूपी में या वेस्ट बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में, इन्होंने हिंदी नहीं, तमिल नहीं सीखा, तमिल नहीं सीखे। यहाँ पे आगे पानी पूरी जो बेच रहे हैं वो क्या तमिल सीख के आते हैं? यहाँ पे नहीं। हमारे भाई बिहार से, यूपी से, दिल्ली से आते हैं यहाँ पे पानी पूरी बेचने के लिए बिना तमिल माने, लेकिन यहाँ पे जब बिक्री होता है वो भी तमिल सीख लेते हैं, यहाँ के लोग भी हिंदी सीख लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो चाय के दुकान में जो कैशियर है वो इससे हिंदी में बोल लेते हैं मजदूरों से। तो जब आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जो कॉन्वर्सेशनल हिंदी जो चाहिए वो सब तो सब उठा लेंगे, लेकिन आप पाठशाला में मत लेकर आइए। क्यों? भारत की यही ब्यूटी है कि यहाँ पे अनेक भाषा है, अनेक कलाचार है, अनेक रूप के लोग मिलते हैं यहाँ पे। तो जब मैं तेलंगाना जाऊंगा तब मैं तेलुगु वहां पे वो मीठी सुनाई देती है मेरे को, जब मैं दिल्ली आता हूँ वो हिंदी मेरे को अलग सुनाई देती है, जब मैं मथुरा जाता हूं वहां की हिंदी और मीठी होती है हमें। तो अलग अलग भाषा वहां पे सीख लेंगे जब जाना है। तो ये नहीं कि आप भाषा जरूर सीखिए, इच्छा है तो सीखिए, और इच्छा आपको जब इच्छा है कोई नहीं रोकता। यहाँ पे चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, उसका हेडक्वार्टर्स है। आप देखेंगे तो सारे दक्षिण भारत में बहुत अधिक संख्या से हिंदी सीख रहे हैं चेन्नई में दक्षिण भारत प्रचार सभा में, और बहुत सारे प्रचारक भी चेन्नई से हैं। तो इसका किसी ने नहीं रोका। और तमिलनाडु में भी नहीं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, जिला जो जैसे आप चले जाएंगे कृष्णगिरी, वहां पे वो आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर है, वहां पे आप चित्तूर के आसपास, वेलूर के आसपास जाएंगे तो तेलुगु बॉर्डर आ जाता है। तो वहां पे पाठशाला में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनको तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का उनको लैंग्वेज पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे नहीं हम किसी भाषा के विरुद्ध है यहाँ के तमिलनाडु में, ऐसा नहीं कि ये राजनीतिक हो गया इसीलिए इसका प्रभाव का ज्यादा रूप से पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अपने आप सीखेंगे उसको तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं उसमें। और ऊपर से पहले आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्यों ये हिंदी कंपलसरी नहीं है, क्या आपका अफसोस है, क्यों आप ये राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी का विरोध कर रहे हो? जी बात यह है 1968 से जो सारे भारत में सिर्फ तमिलनाडु के छोड़ के जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हुआ, तो आप एक राज्य मेरे को दिखा दीजिए अबव द विंध्यास, एक राज्य जहां पे एक दक्षिण भारत की बोली वहां पे सीखी, उन्होंने सीखा संस्कृत, तो उन्होंने पढ़ा अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किरण रिजिजू जो कि यहाँ पे पहले पूर्व में वो जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे डिफेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने संविधान वो पार्लियामेंट में बोला था, उसको लोकसभा में उन्होंने एक जवाब में बोला कि ये जो ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वो स्क्यूड हो गया, तो वहां पे पढ़ रहे हैं। और वैसे केरल देखिए आप, केरल, कर्नाटक, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ पे तीसरी भाषा कौन सा सीखा वहां के पाठशाला में? हिंदी सीखा। वो क्यों और किसी भाषा को नहीं सीख सकते? तो यही आपको रिसोर्सेस नहीं है। एक छोटी सी कहानी यदि टाइम है तो बता देता हूं। एक हॉस्टल था, वो हॉस्टल में हर रोज खाना डालते थे उपमा, तो सारे छात्र इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला यार उपमा का हम उपमा खा खा के थके हैं, उपमा नहीं चाहिए तो और किसी डोसा मंगा लाते हैं या और कुछ मंगा लाते हैं। तो उन्होंने हॉस्टल में क्या कहा, चलो वोटिंग लगाते थे, चुनाव लगाते हैं, आप बोलिए क्या चाहिए करके। तो 4 लोगों ने बोला उपमा, 2 लोग बोले डोसा, 2 लोग बोले ब्रेड ऑमलेट, 2 लोग बोले हमें पोंगल चाहिए। तो जीता कौन? उपमा। तो वापस उपमा ही आ गया वहां पे। तो यही होगा आपको, यहां पे आप जाएंगे तो यहां पे केंद्र विद्यालय है, 49 केंद्र विद्यालय है, और एक भी तमिल टीचर नहीं है। ये भी आरटीआई एक्ट में हमें मालूम पड़ा कि एक भी तमिल टीचर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। तो केंद्र विद्यालय में आप दक्षिण भारत की बोली नहीं सिखाते हैं, जो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नियम में है, नीति में है, उसको आप नहीं सिखा रहे हैं। तो क्या होगा, आप प्राइवेट स्कूल में या और गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो बोलेंगे 10 लोग बोलेंगे हमें हिंदी चाहिए, 3 बोलेंगे मेरे को तेलुगु सीखना है, 3 छात्र बोलेंगे हमें मलयालम सीखना है। तो फिर मेजोरिटी जो है वो 10 हो गया तो हिंदी ही सिखाएंगे, तो ये बैकडोर एंट्री हो गया हिंदी का। तो इसीलिए इसका विरोध किया करता है। मेरा यही ख्याल है कि जितना जल्दी बीजेपी ये सच को समझता है उतना अच्छा
उनकी बढ़ती में यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि अन्नामलई जो कुछ भी अभी बीजेपी को बढ़ाने में काम किया है, ये सब धर्मेंद्र प्रधान जी अभी वापस ले चल रहे हैं पीछे, उनको पीछे खींच रहे हैं। यही यहाँ का सच असल मामला यही है, ये मेरा विचार है। ये जी सुरेश जी की हिंदी बहुत अच्छा है। यस, इट्स वेरी इंप्रेसिव। व्हेन वी वर इन चेन्नई, तब हमने उनके साथ एक मास्टर क्लास भी रिकॉर्ड की थी ड्यूरिंग। सुरेश जी आपको इतने अच्छा हिंदी कैसे आता है? नहीं, वो तो पढ़ लिया। पिताजी थे सेना में, थे आर्मी में। अच्छा। तो पढ़ा था असम में, तो हिंदी आ गया। केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे तो सीख गए बस। मच बेटर देन माय हिंदी। जो मुद्दा है वो भाषा का है, आपने उठाया वो मुद्दा। मुझे लगता है कि स्टालिन ने बड़े सोच समझकर अगले साल जो चुनाव होने तमिलनाडु में एक भावुक मुद्दा उठाकर लोगों के सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल पहले स्टालिन सरकार में क्यों आते हैं? क्योंकि एआईडीएमके की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी था, उसका फायदा उनको मिलकर वो सरकार में आए। अब जो सरकार है वो खुद सरकार में है, उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, गवर्नेंस को लेकर, करप्शन को लेकर, डिनेस्टी को लेकर कि परिवारवाद, आपने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए। ये सब मुद्दों को एक तरह से ध्यान हटाने के लिए मुझे लगता है उन्होंने ये लैंग्वेज का मुद्दा उठाया। उनको लगा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए हम तमिल अस्मिता की बात कर सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि उनका जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें एक व्यक्ति है ऋषिराज सिंह। ऋषिराज सिंह वही व्यक्ति हैं जो एक समय प्रशांत किशोर के बड़े नजदीकी थे। प्रशांत किशोर की जो आईपैक था उसके हिस्से थे। वो अब स्टालिन के साथ वहां काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये उनको इनपुट दिया है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि स्टालिन को कहा गया कि आपको एक ऐसा मुद्दा उठाना पड़ेगा जो भावुक मुद्दा हो, जिससे चुनाव जो हो वो तमिलनाडु बनाम सेंटर बने। गवर्नेंस के इश्यू से आइडेंटिटी के इश्यू पे आ जाए। बिल्कुल। और आइडेंटिटी का इश्यू कौन सा है तमिलनाडु में इतने साल? उसमें सबसे एक भावुक मुद्दा जो होता है वो भाषा का है। और वो बार बार ये कहना चाहते हैं कि हिंदी को ठोपने की साजिश है। मुझे लगता है इसी वजह से ये हो रहा है। इट इज व्हाट आई कॉल WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। ये सेंटर भी करता है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है। चलिए, और आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु में अब हिंदी जो है, आप हिंदी में आराम से बात कर सकते हैं। वो जमाना चला गया। प्राइवेट स्कूल जितने हैं जिसमें कई नेता अपने बच्चों को रखते हैं, वहां वो हिंदी सीख रहे हैं। ये 2 लैंग्वेज केवल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, वहां 3 लैंग्वेजेस सब प्राइवेट स्कूल्स में आ रहा है और सब हिंदी सीखना चाहते हैं। जी, लेकिन हमारे चेन्नई से जुड़े मित्रों ने कई उस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि वो तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, तो रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि सेंट्रल स्कूल में या नवोदय में कितने तमिल भाषी टीचर्स को तमिल भाषा के भर्ती किया गया। तो एक वो कंसर्न भी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस करना होगा। बट सौरभ, इट इज अबाउट द मार्केट टुडे। मार्केट, अगर आपको मार्केट ज्वाइन करना है तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। ये तो हमने पूरी बहस में कहा ही है, आप चूंकि बाद में आए थे। इससे कोई इनकार नहीं है कि आपको जितनी भाषाएं आती हैं वो उतना ही आपके लिए अच्छा। नहीं, बिकॉज यू सी सौरभ, लुक एट द हिस्ट्री। जब उत्तर भारत के नेताओं ने अंग्रेजी के खिलाफ, खास करके लोहियाइट्स ने, अंग्रेजी के खिलाफ आपने मुहिम उठाई, लेकिन आपके सभी बच्चों को, कई बच्चों को तो आपने अंग्रेजी स्कूल में भी भेजा। आप जितने भी सोशलिस्ट लीडर लीजिए, आपके सब दोस्त होंगे, आप उनसे पूछिए उनके बच्चे कहां जाते हैं। मैक्सिमम लोग जाते हैं अंग्रेजी। महाराष्ट्र लीजिए, शिवसेना ने पूरा ये चलाया था कि यू मस्ट लर्न मराठी। जितने भी साइन बोर्ड्स है सब मराठी में करने हैं। Where did Aditya Thackeray go to school? Bombay Scottish, right? English medium school. तो जमाना बदल रहा है। बदलते जमाने से आपको बदलना पड़ेगा।